हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप चाहे साइंस संकाय के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स संकाय के स्टूडेंट्स हैं या फिर बच्चे आर्ट्स संकाय के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज के इस क्लास में जो आपका एसईसी पेपर फर्स्ट है, एसईसी पेपर फर्स्ट में प्यारे बच्चे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सब्जेक्ट से संबंधित आज कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि आपको कल की क्लास में मैंने एक टॉपिक कंप्लीट करवाया था, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार का परिचय। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको आज 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में। तो दोनों मीडियम के बच्चे क्लास को ध्यान से देखिएगा और परीक्षा में आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, बस इस बात को याद रखिए। तो चलिए बच्चे, हम लोग फटाफट से सभी प्रश्नों को देखते हैं। एक बार आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, सेशन को बच्चे शेयर नहीं किए हैं तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। सेशन को लाइक नहीं करे हो तो लाइक करके, और चैनल पर आप भी नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लास आपको टाइम से मिल सकेगा। अब आइए बारी बारी से हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे, क्वेश्चंस कहता है कि संचार जो है यह सूचना और समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो आपको यह बात मैंने कल ही पढ़ाया था, जब मैं संचार का डिफिनीशन आपको करा रहा था कि काफी सारे विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से संचार की परिभाषा दी है। उसमें एक परिभाषा मैंने ये भी करवाया था कि संचार जो है यह सूचना और समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता है। यह स्टेटमेंट प्यारे बच्चे किसके द्वारा दिया गया था? आप कहोगे गुरुजी कीथ डेविस के द्वारा दिया गया था, है ना। लेकिन देखिए आपके साथ यहां पर ऑप्शन खेला कर रहा है। यहां पर कोई ऑप्शन में कीथ डेविस दिया ही नहीं गया है और इनमें से कोई नहीं का भी ऑप्शन नहीं है। तो इन कंडीशन आप क्या करोगे? तो सिंपली याद रखोगे यही स्टेटमेंट जो है प्यारे बच्चे आपके थियो हेमन के द्वारा भी दिया गया है। इसलिए यहां पर जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थियो हेमन हो जाएगा। और देखिए जब भी आपसे पेपर में अगर ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो अगर थियो हेमन ऑप्शन में है तो आप थियो हेमन मारेंगे, कीथ डेविस ऑप्शन में है तो कीथ डेविस मारेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आपका अगला सवाल है प्यारे बच्चे, व्यावसायिक संचार क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन इज। बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो क्या वह एक तरफा होता है, दो तरफा होता है, तीन तरफा होता है या फिर असंतत प्रक्रिया होती है? तो सिंपली अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं बच्चे, संचार की बात करते हैं, तो संचार जो है यह दो तरफा प्रक्रिया है। चाहे वह कोई भी माध्यम में संचार हो, बिजनेस में हो या फिर कहीं उद्योग धंधे में हो, कहीं भी हो, वहां पर आप दो तरफे संचार करेंगे ही करेंगे। हम आपको कुछ बोलेंगे तो आप उसका आंसर भी दोगे, और आंसर दोगे तो हो गया ना दो तरफा बात, हमने बोला आपने बोला। तो वही चीजें आपका बिजनेस कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा बच्चे? यह आपका टू वे प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहां बी हो जाएगा। आगे देखना, अगला सवाल है संचार है, कम्युनिकेशन इज। संचार क्या है? एक आर्ट है या फिर एक साइंस है या फिर दोनों है? तो सिंपली बात करेंगे बच्चे, देखो संचार बोलना एक कला तो है ही, है कि नहीं। सभी लोगों के पास बोलने की भी शैली नहीं होती है, तो बोलना अपने आप में एक कला भी है, लेकिन अपने आप में यह विज्ञान के तौर पर भी जाना जाता है। क्योंकि बोले क्या, ये थिंकिंग पावर हमारे पास साइंस से ही डेवलप होता है। और वैसे भी देखो कल की क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जो आपका संचार है या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर भी आधारित होता है। कहोगे गुरुजी कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है जिसको हमने सारी सुख संपत्ति दे दिया, जो भी उसके भौतिक क्रियाकलाप के लिए चीजें थी, लेकिन उसको पढ़ने लिखने बोलने सुनने से क्या किया? मना कर दिया। वैसी स्थिति में इस बच्चे की मानसिक स्थिति क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, फिर यह कोई काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए बच्चे हम कह सकते हैं कि यह जो है एक प्रकार का साइंस भी है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप तो फटाक से आंसर कर दोगे ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए और बी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सर अगला सवाल है आपका, आधुनिक युग में संचार का महत्व क्या है? यानी कि इन द मॉडर्न एज सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज। तो देखो मॉडर्न एज में अगर बात करेंगे बच्चे, अभी जो वर्तमान समय में बातचीत का जो है हर जगह उपयोग होता है, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो। तो इसीलिए आप आराम से कह सकते हो कि सभी जगहों पर जो है आपके कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। इन ऑल पैलेसेज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल कहता है संचार क्या है? व्हाट इज कम्युनिकेशन? व्हाट इज कम्युनिकेशन? देखो कम्युनिकेशन की जब बात करते बच्चे तो इसमें प्रबंधन की प्रक्रिया भी होती है। किसकी प्रक्रिया होती है? बहुत सारी चीजों को आप प्रबंधित करते हो, एक साथ जो है इकट्ठा करके कोई भी वार्तालाप करते हो कि नहीं। इसके बाद जो है यह सतत चलने वाली प्रक्रिया भी है। सतत चलने की बात है तो सतत मतलब होता है लगातार, यानी कि कंटिन्यूअसली होना, ठीक है। तो सिंपली आप कह सकते हो बच्चे कि ऐसा नहीं ना है कि आज बात करते हैं कल बात नहीं करेंगे, परसों बात नहीं करेंगे,
ऐसा नहीं होता है। हम लोग लगातार बातचीत करते ही करते रहते हैं कोई भी टॉपिक पर, कोई भी घटनाक्रम पर। इसके बाद यह दो तरफा प्रक्रिया भी, हम कुछ बोलते हैं तो हमें उसका जवाब भी मिलता है, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का माध्यम नहीं है। मौखिक संचार यानी कि आपके जो ओरल कम्युनिकेशन है प्यारे बच्चे, ओरल कम्युनिकेशन का माध्यम कौन सा नहीं है यहां पर, रेडियो प्रसारण, सम्मेलन, साक्षात्कार या प्रश्नावली। तो सिंपली देखो, रेडियो प्रसारण में आप देखते हो कि मुंह से बोला जाता है कि नहीं। इसके बाद सम्मेलन, जैसे कोई सभा आयोजित होती है तो वहां पर जो बातचीत होता है तो आप क्या देखते हो, वहां पर जो भी बात होती है बोल करके होता है। साक्षात्कार, इंटरव्यू जो होता है बोल करके होता है। लेकिन प्रश्नावली का जो माध्यम होता है प्यारे बच्चे, प्रश्नावली जो है आपके लिखित फॉर्म में होते हैं। प्रश्नावली क्या होते हैं, लिखित फॉर्म में होते हैं। इसलिए आपका जो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है यह संचार अस्थाई साक्ष्य है। ठीक है, कौन सा जो है संचार अस्थाई साक्ष्य, यानी कि आपके परमानेंट एविडेंस किस प्रकार के होते हैं। तो परमानेंट एविडेंस की बात करें बच्चे तो यह आपका जो है रिटन फॉर्म में होगा। क्योंकि देखो बोलकर अगर हम बात करेंगे कोई भी चीजें तो होता नहीं है। देखो कोई भी आदमी जो है अभी कुछ बोल दिया और वहां जाके कुछ बोल दिया, वैसे स्थिति में क्या करते रहते हो, यार अभी तुम कुछ बोले हो, अभी तुरंत जो है आप अपनी बातों से मुकर गए। तो देखो यहां पर बदलाव देखा जा सकता है। लेकिन लिखित फॉर्म में अगर कोई चीज लिखा हुआ है, अगर हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर ओवरराइट होगा, और ओवरराइट देखते ही हम पता कर सकते हैं कि यहां पर कुछ ना कुछ बदलाव किया गया है। इसीलिए जो अस्थाई एविडेंस होगा प्यारे बच्चे वह क्या होगा, तो लिखित फॉर्म में होगा। चलिए अगला देखो। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण जो है यह संगठनात्मक संबंधों के आधार पर है। तो आपके संचार का संगठनात्मक संबंध के आधार पर जो वर्गीकरण है बच्चे वह है आपका औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, तो आपका यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, यहां पर भी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। रिपीट हो गया क्वेश्चन ये टाइपिंग में। चलो आगे देखो। अगला सवाल कहता है बिजनेस कम्युनिकेशन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो सिंपल सा बात कहेंगे आप, सर इसको 4 भाग में बांटा गया है। बिजनेस कम्युनिकेशन को कितने भाग में बांटा गया है, सिंपल 4 भागों में बांटा गया है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो चारों भागों का नाम क्या है। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए बिजनेस कम्युनिकेशन के जो 4 भाग है बच्चे उसके नाम क्या है। आगे देखना, यहां पर एक और क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला, बिजनेस कम्युनिकेशन के कितने रूप हैं। अभी तो मैंने आपको भाग पढ़ाया, लेकिन रूप की बात करेगा तो क्या कहोगे, तो रूप 5 गो है। रूप क्या गो है प्यारे बच्चे, 5 गो। पहले आपसे पूछा गया कि इसका वर्गीकरण 4 भाग में, लेकिन इसके रूप कितने हैं, तो 5 रूप है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि किसी भी व्यवसाय का प्रभावी संचार डैश है। प्रभावी संचारों की बात करेंगे बच्चे तो सिंपली आप कह सकते हो सर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ एनी बिजनेस इज लाइफ ब्लड, यानी कि जीवन रक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे। अगला नंबर है कि पार्थ सारथी संचार प्रक्रिया में कारकों की व्याख्या करता है। कितने तरीके से व्याख्या करता है भाई, तो आप कहोगे सर कितने तरीके से, तो 5 तरीके से व्याख्या करता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल कहता है कि एल्विन टॉफलर ने संचार की ऐतिहासिक प्रगति का विश्लेषण किया है। तो आपके जो एल्विन टॉफलर जी हैं, एल्विन टॉफलर जी जो है ऐतिहासिक प्रगति का विश्लेषण करते हुए संचार के बारे में जो बताया है, इसमें कितने तरंग के बारे में बताए हैं, तो आप सिंपली कह सकते हो सर 3 तरंग के बारे में बताया गया। कितने तरंग के बारे में, 3 वेज के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है प्यारे बच्चे आपका कि संचार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों, राय या भावनाओं का आदान प्रदान करता है। तो यह कथन किसका है, यह भी सवाल मैंने आपको कल पढ़ाया था, है कि नहीं, जब मैं संचार का परिभाषा बता रहा था। तो आप लोग तो इसका आंसर देखते कह दोगे सर न्यूमैन और समर के द्वारा जो है यह स्टेटमेंट दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो कहता क्या है। अगला सवाल है संचार का आधुनिक साधन कौन सा नहीं है, यानी कि विच वन इज नॉट द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसा कौन सा है यहाँ पर जो आधुनिक तौर पर जो है संचार में उपयुक्त नहीं होता है। इंटरनेट ये तो होता ही होता है, क्योंकि हम लोग अभी व्हाट्सएप, फेसबुक, है कि नहीं, या फिर बहुत सारे ऐसे सोशल साइट्स है जिसके माध्यम से हम लोग बातचीत करते हैं लोगों से, तो इसमें इंटरनेट की आवश्यकता तो होती है वर्तमान समय में। सिटीजन बैंड रेडियो का भी यूज होता है, फैक्स का भी यूज होता है। अभी देखते हो ऑफिस में फैक्स जाता है वार्तालाप के लिए। पोस्ट कार्ड जो है ये बहुत पुरानी पद्धति है प्यारे बच्चे, है ना, डाकिया के द्वारा चिट्ठी भेजना,
ये बहुत पहले होता था, हमारे पूर्वज लोग किया करते थे, समझ गए ना। तो इसीलिए जो है आधुनिक साधन आपके जो है पोस्ट कार्ड नहीं हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बच्चे, संचार शब्द डैश भाषा से लिया गया है। देखो कल ही मैंने आपको जो पढ़ाया था तो वहां भी बताया था कि देखो इस टाइप से पेपर में क्वेश्चंस बन सकते हैं कि वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम डैश लैंग्वेज। तो आप क्या कहोगे सर, यह लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। और कौन सा शब्द है, जल्दी बताइएगा, जल्दी फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लैटिन भाषा के किस शब्द से जो है आपके संचार यानी कि कम्युनिकेशन शब्द का निर्माण हुआ है, फटाफट बता देना। इसके बाद देखिएगा बच्चे, अगला सवाल कहता है संचार डैश का विकास है। संचार जो है कम्युनिकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ डैश। तो संचार जो है प्यारे बच्चे ये किसका विकास होता है। अब देखो ऑप्शन क्या क्या है, एक व्यापार का, उद्योग का, व्यक्ति का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो संचार के माध्यम से जो है यह व्यक्ति में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और जैसे ही व्यक्ति में डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसके व्यापार में, उसके उद्योग में, सभी में डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आप यहां पर जो है थोड़ी सी लॉजिकल वे में इसका आंसर करोगे। भाई यहां पर क्या होता है, तो एक संचार के माध्यम से इंडिविजुअल डेवलपमेंट होती है। आगे देखिएगा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संचार प्रक्रिया का मुख्य तत्व है। अब आपका यहां पर कौन सा मेन एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, संचारक, रिसीवर, प्रतिक्रिया और ये सभी। तो आप देखो संचार जब भी करते हैं, बातचीत जब भी करते हैं तो संचारक होना चाहिए, बोलने वाला होना चाहिए, रिसीवर भी होना चाहिए, प्राप्त करने वाला भी, और प्राप्त करने के बाद प्रतिक्रिया तो बहुत जरूरी है जो वार्तालाप को एक उद्देश्य परक बनाता है कि नहीं। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा जी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि लंबवत संचार डैश का प्रकार है। लंबवत संचार, ठीक है, लंबवत संचार के कितने प्रकार है, वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ डैश टाइप्स। तो सिंपली आप कहोगे सर लंबवत संचार के जो हैं टोटल 4 गो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चे, 4 प्रकार। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि संचार के डैश आयाम है, यानी कि कम्युनिकेशंस के डायमेंशंस कितने हैं आपसे पूछे जा रहे हैं। तो डायमेंशंस की बात करेंगे बच्चे तो आपके कम्युनिकेशन के जो हैं 4 डायमेंशन भी हैं, ठीक है। यहां पर आपके जो है लंबवत संचार के 4 प्रकार हो गए और संचार के 4 आयाम भी हो गए, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है ग्रेप वाइन संचार एक प्रकार का डैश संचार है, यानी कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो है यह किस कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। क्या वह इनफॉर्मल है, फॉर्मल है, इसके बाद जो है पिक्टोरियल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे सर ग्रेप वाइन संचार जो होता है, ग्रेप वाइन संचार एक अनौपचारिक संचार है, यानी कि इनफॉर्मल संचार है। चलिए अगला सवाल देखो। 23 नंबर सवाल कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है। संचार प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है, प्रतिक्रिया या सुदृढ़ीकरण या फिर माध्यम, है ना, या फिर कहे तो आपके इंटरनेट क्या कहते हैं इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर देखो आपकी प्रतिक्रिया तो संचार में होता है क्योंकि फीडबैक कुछ ना कुछ आता ही आता है। फिर यहां पर किसी न किसी माध्यम से हम लोग संचार की प्रक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन भी होता है कि नहीं। लेकिन जो सुदृढ़ीकरण है प्यारे बच्चे, रेनफोर्समेंट जो है आपके संचार की प्रक्रिया में देखा नहीं जाता है, इसलिए रेनफोर्समेंट इसका जो है एलिमेंट्स नहीं होगा। चलो आगे देखो सवाल नंबर अगला क्या कहता है। अगला सवाल है संचार प्रारंभ होता है। संचार कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विथ, कम्युनिकेशन किसके द्वारा स्टार्ट होता है। तो कल ही मैंने आपको कम्युनिकेशन का प्रोसेस बताया था, ठीक है, कम्युनिकेशन साइकिल बताया था ना बच्चे। उसमें सबसे पहले आपने देखा होगा कि इनकोडिंग मैंने बताया था। क्या बताया था, इनकोडिंग, जिसको हम लोग प्रेषक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेषक। तो आपका जो है बच्चे क्या हो जाएगा, इनकोडिंग। यहां पर देखिए तो इनकोडिंग जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहां पर, ठीक है। चलिए आगे देखना सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। अगला सवाल है संचार में शब्दों को व्यक्त करना प्रक्रिया के किस भाग के अंतर्गत आता है। कोई भी संचार है उसमें अगर आप शब्दों को व्यक्त करते हैं तो शब्दों को व्यक्त करना जो है यह किसके अंतर्गत आता है, तो प्रेषक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बच्चे, प्रेषक, सेंडर, भेजने वालों के अंतर्गत, क्योंकि भेजने वाला ही अपना शब्द वहां पर लिखेगा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है बच्चे कि एक संदेश होना चाहिए, अ मैसेज शुड बी, एक संदेश सार्थक होना चाहिए या अनुपालन करना चाहिए, काफी बड़ा होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो संदेश होना चाहिए प्यारे बच्चे वो बिल्कुल सार्थक होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि जिसको हम संदेश भेज रहे हैं वो अच्छा तरीके से उसको समझ सके और फिर वो अपना फीडबैक दे सके। चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल कहता है प्रेषक को प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया का प्रसारण कहलाता है। देखो जैसे ही कोई भी प्रेषक के द्वारा कोई बात कहा गया वो प्राप्तकर्ता तक आया, अब प्राप्तकर्ता के द्वारा जो है अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से उसको जब प्रसारित किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं,
आप कहोगे सर उसे फीडबैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फीडबैक कहा जाता है। प्रतिक्रिया देना यानी कि फीडबैक देना। ठीक है, चलो अगला सवाल कहता है फीडबैक क्या होता है? फीडबैक, तो फीडबैक की बात करेंगे बच्चे तो यह आपके प्रेषक की प्रतिक्रिया भी होती है, साथ में जो है प्रेषक सॉरी यहां पर देखना एक मिनट, फीडबैक क्या होता है? तो यह प्रेषक की प्रतिक्रिया, प्रेषक की प्रतिक्रियाओं की बात करेंगे बच्चे तो प्रेषक की प्रतिक्रिया नहीं होता है, क्योंकि प्रेषक तो बोलने वाला होता है। अब यहां पर देखो आपकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? तो सिंपली जो है यह प्राप्तकर्ताओं की प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि हम जिसको मैसेज भेजते हैं वह जो हमें जवाब देता है वही फीडबैक कहलाता है ना। तो इसीलिए जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे फीडबैक के प्रभावी घटक हैं? अच्छा फीडबैक का प्रभावी घटक पूछा गया। देखो अच्छा फीडबैक क्या विस्तृत होना चाहिए, समय लेने वाला होना चाहिए? नहीं, आपका तो संचार में समय बर्बाद करना ही नहीं है कि नहीं। इसके बाद देखो राय पर आधारित होना चाहिए, कोई आपको बताएगा तब आप फीडबैक दीजिएगा? नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जो है फीडबैक बिल्कुल प्रत्यक्ष होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए और ईमानदारी पूर्वक से बताई गई होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बच्चे क्या हो जाएगा? बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एक अच्छे तरह से जो फीडबैक दिया जाएगा उसका प्रभावी घटक क्या होगा? एक प्रत्यक्ष, विशिष्ट और ईमानदार होना चाहिए। चलो आगे देखेंगे जो कि आज के इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है। बच्चे कहता है कि फीडबैक का परिणाम जो है यह प्रभावी होता है। फीडबैक का परिणाम जो है यह प्रभावी डैश होता है। तो फीडबैक जो है यह कब प्रभावी देखने को मिलता है? जब आप सुनकर कोई भी फीडबैक को देते हैं, सुनने पर। ठीक है, फीडबैक जो है हम कब दे पाते हैं भाई? तो कोई भी चीजों को जब सुनते हैं तो उसका जवाब देते हैं। ठीक है, बातचीत के दौरान। तो यहां पर सुनना जो है क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्रभावी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका करेक्ट। तो टोटल ये 30 क्वेश्चन जो है आपके पहला टॉपिक से है। जो पहला टॉपिक मैंने कल कराया था आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन के ये सारे टॉपिक्स है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। इसमें और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जोड़े जा सकते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा बच्चे, है ना। तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए लेना। ठीक है, सेशन को लाइक नहीं करे हो तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन करें और अच्छे तरीका से अपनी तैयारी कर सके। एक ऐसा कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं जो आप पूरे यूट्यूब पर खोजोगे ना बच्चे, तो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो बस आप लोगों का बस एक प्यारा सा सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर सकता हूं तो आप थोड़ा सा मेहनत तो मेरे लिए कर ही सकते हो, है कि नहीं। चलिए विशेष मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।